हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पहले 135 करोड़ या अभी मेरे ख्याल से 150 करोड़ को हम टच कर रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ पीपल आर दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ और डिफॉर्म्ड स्पाइन. इसके अंदर स्कोलियोसिस भी हो सकता है और काइफोसिस भी हो सकता है, और इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि स्कोलियोसिस क्यों हुआ है और काइफोसिस क्यों हुआ है. यूजुअली हम यहाँ पे स्कोलियोसिस करने की बात करें अगर, तो स्कोलियोसिस के डिफरेंट कारणों में सबसे पहला कारण तो ये है कि ये कॉन्जेनाइटल कुछ लोगों में बचपन से होता है, जिसकी वजह ये होती है कि रीढ़ की हड्डी की जो बनावट है वो ढंग से नहीं हो पाई और वो टेढ़ापन शुरुआत हो गया. तो कंजेनाइटल वर्टेब्रा हो गया, कोई कंजेनाइटल हेमी वर्टेब्रा हो गया, कोई हड्डी आधी बनी, कोई बार बन गई, तो उसकी वजह से जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जितना जल्दी इस डिफॉर्मिटी को बनने से पहले और जल्दी पहचाना जा सके उतना उसका अच्छा इलाज हो पाता है. तो वो पहचानने के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, हमारी एक एसोसिएशन है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है ASSI. हम लोगों ने ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है स्कूल्स के अंदर. एक ऐप बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग बच्चों में ये जल्दी देख सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही है. So this is a very important screening program, which is very important and it's very useful. And this can be, at the very early stage, we can catch hold of these cases, ताकि उनका जल्दी से जल्दी और बेहतर इलाज हो सके. अगर वो टेढ़ापन बढ़ जाता है, तो उसका इलाज करने में उतनी ही मुश्किलें आती हैं. I think बाकी हम आगे और चलते हैं तो और मिलेगा क्या आपसे. अभी आपने डॉक्टर विकास टंडन से सुना कि डिफॉर्मिटी कितनी कॉमन है इंडिया में और इसकी क्या अहमियत है इसका ठीक से इलाज करना. अब डॉक्टर गुरुराज आपको अवगत कराएंगे कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से रोबोटिक डिफॉर्मिटी सर्जरी को बेटर परिणाम मिल सकते हैं. तो बेसिकली स्कोलियोसिस और काइफोसिस का जो ट्रीटमेंट है, आई थिंक जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए फर्स्ट नोन स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जन या जिन्होंने स्पाइनल डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया है, स्कोलियोसिस को करेक्ट किया है, वो है लॉर्ड कृष्ण भगवान. तो आपने कुब्ज का कहानी सुना होगा. तो कुब्ज को कृष्ण भगवान ने एक उनका पैर को उनके पैर पे रखा और चिन से ऐसे खींच के उनके जो कुब्ज मतलब काइफोसिस जो है उसको करेक्ट किया था. तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड जो डिफॉर्मिटी करेक्शन है वो कृष्ण भगवान से शुरू हुआ था. एंड देन कुछ ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी अराउंड 3500 BC से ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा चलता आ रहा है. तो पहले इसको सिर्फ खिंचाव से यानी ट्रैक्शन लगा के या कुछ बेल्ट वगैरह पहना के इसको करेक्ट करने की कोशिश किया जाता था. बट देन 7th सेंचुरी में जब फर्स्ट टाइम एडविन पैपिरस के किताबों में लिखा गया था कि स्कोलियोसिस और काइफोसिस के बारे में, वहाँ से रियल काइफोसिस और स्कोलियोसिस का सर्जरी होने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1955 तक वेट करना पड़ा, जब सर्जन डॉक्टर कॉल्ड पॉल हैरिंगटन, इन्होंने स्कोलियोसिस करेक्शन के लिए एक सर्जरी के द्वारा करेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया. तो उस 1955 से आज हम जब 2025 में बैठे हैं, स्कोलियोसिस सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो चुका है. जो हम सोचते थे कि स्कोलियोसिस सर्जरी में उस टाइम पे कि हम सर्जरी करेंगे तो आधे से ज़्यादा पेशेंट पैरालाइज हो सकते हैं, आज हम इस पायदान पे बैठे हैं कि रोबोटिक सर्जरीज़ या कंप्यूटर गाइडेड सर्जरीज़ के द्वारा हम ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट इंड्यूस करते हैं. क्योंकि जो रोबोटिक सर्जरीज है ये प्रिसीजन के लिए बना हुआ है. हमें पता है कि रोबोट क्यों यूज़ करते हैं. हम रोबोट यूज़ करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन के लिए, और जो हमने सोचा है वो वैसे ही कोई भी टायर्डनेस के बिना, कोई भी प्लानिंग पे चेंज किए बिना रोबोट एग्जीक्यूट कर पाता है. तो इसलिए क्योंकि स्पाइन सर्जरी बहुत एक तरीके से सूक्ष्म सर्जरी है, बहुत ही सेंसिटिव सर्जरी है, ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो हाथों पैरों में कमज़ोरी हो सकता है.
तो इसको हम रोबोट के द्वारा जब हम करते हैं बहुत ही प्रिसाइजली, एक्यूरेटली और सेफली कर पाते हैं। तो इस वजह से हम जो यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हम लोग सब लोग रेगुलरली जब स्कोलियोसिस सर्जरी करते हैं, हमें पता है कि 99% ऑफ दीज पेशेंट्स हम उनको अगले दिन ही उठा के चला देते हैं। तो जो एक मिथ था कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जरी या जो स्कोलियोसिस सर्जरी है, काइफोसिस सर्जरी बहुत डेंजरस है, पेशेंट्स को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, वो इन एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको नेगेट कर पा रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर गुरुराज। आपने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण के समय से भारतवर्ष में डिफॉर्मिटी सर्जरी चल रही थी और कैसे ओपन सर्जरी से आज रोबोटिक सर्जरीज पे हम पहुंच गए हैं। तो अब डॉक्टर जितेश आप लोग को एक केस स्टडी के उदाहरण से बताएंगे कि कैसे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी से लाइव्स ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। जैसे अभी हमने समझा कि कई बार स्पाइन सर्जरी में अगर कुछ भी हम लोग इधर या उधर हो जाए, जैसे डॉक्टर गुरुराज ने बोला, जिससे कमज़ोरी आ सकती है, तो हमारे करियर में हम जो पांचों बैठे हैं अग्री करेंगे, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग जब कोई सर्जरी करते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्जरी के दौरान कोई भी प्रेशर आए। तो यही एक उदाहरण है 10 साल के बच्चे का जिसके स्पाइन में इन्फेक्शन होने के वजह से उसे डिफॉर्मिटी हो गई। हम लोग एज अ स्पाइन सर्जन कुछ हमारे फॉर्मूला हैं जिसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों के केस में कि कौन से केसेस में इन्फेक्शन होने से डिफॉर्मिटी आगे होनी है नहीं होनी है। अगर ये चीज़ पहले ही पकड़ में आ जाए तो उसको रोका जा सकता है। ये एक 10 साल का बच्चा टायर 2 सिटी से मैनेज होकर मेरे पास पहुंचा, जिसे इन्फेक्शन आज से 2 साल पहले हुआ था और काफ़ी बुरा इन्फेक्शन था जिसे उस टाइम पे प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। जब ये बच्चा मेरे पास पहुंचा तो उस टाइम पे इसके पैरों में कोई हरकत नहीं थी, उसके पैरों में केवल छूने की शक्ति बची हुई थी और पेशाब और टॉयलेट का कंट्रोल भी जा चुका था। उसके फैमिली को मैंने ये समझाया कि गार्डेड प्रोग्नोसिस के साथ अगर हमें कोशिश करनी है तो अभी हमारे पास उम्मीद है जब तक पैरों में छूने की शक्ति बची हुई है, अगर एक बार ये भी शक्ति चली जाएगी तो बच्चा रिकवर नहीं कर सकेगा। रोबोटिक सर्जरी इस केस में करके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से बीमार था जिसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ भी प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आए, तो एक एक्यूरेट वेरी डेलिकेट सर्जरी परफॉर्म की गई इस बच्चे में, जिससे आज ये जो बच्चा है चल फिर तो रहा है ही इवेंचुअली, बट उसके साथ साथ ये बच्चा आज नेशनल लेवल पे एक स्विमिंग भी कर रही है। तो ये एक एडवांटेज है ऐसी सर्जरीज का जिसमें ऐसे डेलिकेट प्रोसीजर्स जब हम करते हैं प्रिसीजन के साथ तो हम लोग इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं ताकि इन लोगों की इस तरीके से हम मदद कर सकें विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो आई एम श्योर ऐसे केसेस जो हैं हम पाँचों के करियर में कई होंगे जिसमें कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम काफ़ी हद तक मरीज़ की मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो जो एक केवल छूने की शक्ति बची हुई थी वो भी ख़त्म नहीं हो गई, बट हम बेस्ट से बेस्ट रिकवरी दे सके। धन्यवाद डॉक्टर जितेश। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विशाल मेरे कलीग से कि वो आपसे अवगत कराएं कि क्या क्लिनिकल बेनिफिट्स होते हैं रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के, और ख़ास तौर से डिफॉर्मिटी करेक्शन। थैंक यू सर। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी आप लोगों ने सुना बाकी सबसे भी कि कैसे प्रिसिशन बढ़ता है और कैसे ये होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के? सबसे पहला जो एडवांटेज है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी का वो ये है कि जो स्क्रू हम स्पाइन में डालते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ने से ये होता है कि स्पाइन के जो नर्व्स एंड वेसल्स जो होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं लोगों के पाँव और हाथ के काम करने के लिए, उनकी इंजरी कम हो जाती है। जब स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है उनकी एनाटमी जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ज़्यादातर हम लोग जो ओपन स्क्रूज डालते हैं वो एनाटमी देखकर एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी से डालने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाटमी हो जाती है स्पाइन सर्जरी स्कोलियोसिस में, तो उसमें स्क्रू डालना और दिक्कत हो जाता है, जिससे जो कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी जो है वो और एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्स एनाटमी में एक्यूरेसी बढ़ा देती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेडिएशन, जो कि हम एक कन्वेंशनल अगर सर्जरी हम स्कोलियोसिस की करते हैं तो उसमें एक्सरेज जो होते हैं उसके शूट ज़्यादा लिए जाते हैं, बट
रोबोटिक स्पाइन सर्जरी में रेडिएशन जो है वो कम हो जाता है, तो जो पेशेंट रहता है उसको रेडिएशन से अफेक्ट जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती हैं। चौथा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कर्व बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट कर्व्स होते हैं, उनमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो होती है वो ज़्यादा जल्दी हो सकती है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के थ्रू। तीसरा, जब एक्यूरेसी बढ़ती है ऑपरेशन जल्दी होता है, ऑपरेटिव टाइम कम होता है, ऑपरेटिव टाइम कम होता है उससे ब्लड लॉस कम होता है और लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ता है। ओवरऑल इन सारी चीज़ों की वजह से रिवीजन रेट्स भी बेटर होते हैं। धन्यवाद डॉक्टर विशाल। अब इससे पहले कि हम आप सबसे सारे क्वेश्चंस पूछें, थोड़ा सा मैं स्टेज सेट कर दूंगा आज की ये सभा क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको तो पता है ये स्कोलियोसिस मंथ है ये, पर उसके अलावा अगर आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स, स्पाइन की बीमारियां सबसे आम कारण हैं डिसेबिलिटी के, WHO के हिसाब से विश्व भर में सारी कंट्रीज़ में। ना खाली सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का, आम जुकाम के बाद सबसे कॉमन बीमारी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती हैं। इससे ना खाली बीमारी आम है, इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर जितेश ने बताया है ना, बच्चा ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था। कई ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड रह जाते हैं। तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और इसके बहुत इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दूंगा, विश्व का अगर सबसे प्रोग्रेस्ड नेशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैन आवर्स का लॉस इंडस्ट्री में कमर के दर्द से होता है। तो ना खाली आम है, ना खाली इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं, पर इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं। तो स्पाइन के बारे अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं। आप लोग ने सुना ही होगा लोगों से, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत करवाना, करवा लिया तो ज़िंदगी भर के लिए आपको उसके बारे मतलब बाद में आपको दुष्परिणाम रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्याएं हैं। कमर का दर्द है, 1 महीने तक बिस्तर में लेटे रहो, कई लोग आते हैं 6-6 महीने तक बिस्तर में रहते हैं। तो लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, और ना खाली लोगों में, इसमें हर स्टेक होल्डर को में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जैसे पॉलिसी मेकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, सोसाइटी एट लार्ज हो गई। और यहाँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग की कलम में जितना दम है लोगों पे पहुँचने का, उतना और किसी में नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अभी तक तो हमने नेगेटिव्स में बात की, पॉजिटिव ये है कि अगर कमर की, स्पाइन की प्रॉब्लम्स को बचाना है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही स्पाइन की अक्सर सारी प्रॉब्लम्स को बचाया जा सकता है। तो ये तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव था। स्कोलियोसिस जैसे बताया, डिफॉर्मिटी भी कॉमन होती हैं। डॉक्टर विकास टंडन ने बताया कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम से बचाया जा सकता है, पर कितने ऐसे केसेस हैं जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम से पकड़े जाते हैं। एक टाइम था जब भारतवर्ष में भी काफ़ी स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। आप लोग को पता नहीं, काफ़ी देर पहले की बात है जब एक उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि नहीं, लोग मिसयूज़ करते हैं उसका। बट आज की डेट में शायद इमर्जिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटीज़ के केस पहुंचते हैं, जो कि टाइम पे ना पकड़े जाने के कारण फिर उनको मैनेज करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो टेक्नोलॉजी से हम इन सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। ना खाली
लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि इसको बचाया जा सकता है। बट जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम बताया, तो आजकल ऐप आते हैं जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो लोग खुद इस्तेमाल करके वो स्क्रीन कर सकते हैं कि उनको कोई मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत तो नहीं है डिफॉर्मिटी के लिए। अगर आप देखें तो अगर उनमें फिर कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है तो एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको मैनेज करने में मदद मिल सकती है। फिर जो मिथ्या थी कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स में अगर सर्जरी करवाएं तो उससे दिक्कत आ सकती है, आज टेक्नोलॉजी ने स्पाइन की सर्जरी को बिल्कुल सेफ कर दिया गया। इससे पहले बोलना चाहूँगा कि स्पाइन की अक्सर प्रॉब्लम्स 95 से 97% प्रॉब्लम्स बिना सर्जरी के मैनेज की जा सकती हैं, पर अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो सर्जरी ना करने के कहीं कहीं ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं ना कि करने के। तो टेक्नोलॉजी ने आज ये संभव कर दिया। तो एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर टेबल्स हैं, पूरी सर्जरी के दौरान स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग चल सकती है ताकि अगर कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ भी असर हो रहा हो तो उसी समय उसको टैकल किया जा सके। रोबोटिक्स, ओआम तो एक मतलब एक कोन बीम सीटी होता है जो ऑपरेटिंग टेबल पे ही आप सीटी स्कैन करके नेविगेशन टेक्नोलॉजी या रोबोटिक टेक्नोलॉजी से स्क्रू डाल सकते हैं। तो उसके बाद ना खाली सर्जरी, जो पुनर्वास है, रिहैबिलिटेशन है सर्जरी के बाद, उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, जैसे कि आपका रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है, उसमें एक्सोस्केलेटन्स आ गए हैं। तो कई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं जिससे रिहैबिलिटेशन भी अब आसानी से किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बहुत पहुंच गई, पर जब तक उसके बारे आप अवेयरनेस ना पहुंचाएं और जब तक लोगों को उसमें ट्रेन ना करें तो भी फ़ायदा नहीं। तो अवेयरनेस फैलाना टेक्नोलॉजीज़ के बारे, ये हम सबका काम है। और आज शायद ये सभा का सबसे अहम एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों तक जागरूकता फैला सकें कि आज टेक्नोलॉजी ने स्पाइन का मैनेजमेंट रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अक्सर ये कंजर्वेटिव टेक्निक से ही मैनेज किया जा सकता है, पर अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल सेफ तरीके से मैनेज किया जा सकता है और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत आसान है। तो ये अवेयरनेस ना खाली पब्लिक में, जैसे बताया, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल्स में, सब में पहुंचाना हम सबका काम है। अगर हमें टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों को उसमें कैसे ट्रेन किया जाए ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो स्पाइन के सारे प्रोग्राम्स हैं उसकी करिकुलम में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं होंगी तो लोग जाके कैसे उसका करेंगे। जो फेलोशिप प्रोग्राम्स है उसमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी हो जब तक लोगों पे ना पहुँचे, एक्सेस ना हो उसका, तो भी फ़ायदा नहीं। हम सब देश के कैपिटल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर भारतवर्ष में 70 से 75% लोग तो गाँवों में या टियर 3, टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं। वहाँ तक ये सुविधा पहुँचे, ये सब भी तो हम सबका काम है। उसके बारे लॉबी करना सरकार से, अगर बताया जैसे रोबोटिक सर्जरी से प्रिसीजन, एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, पेशेंट को और सर्जन्स को रेडिएशन कम हो जाता है, अस्पताल में कितनी देर रहना पड़ता है वो कम हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है, रीऑपरेशन रेट कम हो जाता है, ओवरऑल पेशेंट्स के आउटकम्स में बेनिफिट हो जाता है। तो इसकी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्टडी करके क्यों नहीं हमें सरकार को कन्विंस करना है कि ये सुविधा पूरे भारतवर्ष में हर इंसान को हो, ताकि वो आज जो विश्व भर में हर जगह सुविधा उपलब्ध है
वो हमारे भारत के नागरिकों को भी होनी चाहिए। तो इन कुछ स्टेज सेटिंग प्रिंसिपल्स के बाद अब हम आप लोग के जो प्रश्न होंगे टेक्नोलॉजी के बारे, रोबोटिक्स के बारे, स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बारे आप लोग पूछ सकते हैं। पूरा सारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं आपके सामने, और वो सब आपके कोई भी अगर प्रश्न हो तो उनको जवाब देने के लिए और उसको आपको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ बैठे। एक्सपेंस, देखिए एक चीज़ ज़रूरी है देखना कि हम एक्सपेंस तो देखते हैं बट हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना है ना। अगर रोबोटिक सर्जरी में कुछ पैसे ज़्यादा खर्चने से आप लेंथ ऑफ स्टे कम कर लेते हैं, आप मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप कॉम्प्लिकेशन रेट कम कर सकते हैं, ठीक है, आप पेशेंट आउटकम बेटर कर सकते हैं, तो क्या वो बेनिफिट्स को हमें नेगेट करना है? अगर हम स्टडी करें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो भी देखने का। बाकी बहुत सारे जगह कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स में जो खर्चा है उसका शायद 5% भी बढ़ता नहीं है अगर रोबोटिक्स को ऐड करें। पर अगर आप कॉम्प्लिकेशन रेट्स कितनी कम हुई हैं, आउटकम्स कितने इम्प्रूव किए हैं उनको देखें तो ये उसको नेगेट कर देता है। मेरे ख्याल से सारे जो लोग हैं सहमत होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स बचाई जा सकती हैं। हम प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? आप लोग में से आज सारे गाड़ियों में आए, कार की पिछली सीट में बैठ के आए, कितने लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया? हाथ खड़ा करे थोड़ा। खाली एक सारी सभा में, जबकि 1-2। अगर स्टडीज़ बताती हैं कि 90-95% लोग पीछे बैठ के सीट बेल्ट, कारों में सीट बेल्ट ही नहीं होती थी कुछ साल पहले तक। बीच की सीट में क्या सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है? किसी कार में देखा बीच की सीट के लिए सीट बेल्ट में भारतवर्ष में? तो सबसे पहले ये जागरूकता फैलाने की स्पाइन की प्रॉब्लम्स बचाई जा सकती हैं। मतलब आज के बच्चों को देखिए, बिस्तर में बैठ के लेट के पढ़ने की आदत, ठीक है, कितने लोग की दिनचर्या में एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जागरूकता फैलाना कि जो भारतवर्ष में आज जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाला है, उसमें क्यों ना जो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका बेनिफिट मिले लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सपेंस है, ठीक है। दो चीज़ें उसमें, एक तो हमें क्यों नहीं रिसर्च से नई टेक्नोलॉजीज़ लानी है जो आम इंसान भी कर सके। गवर्नमेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लोगों पे पहुँचें। पर उसके अलावा अगर हम कहें 5% भारतवर्ष के लोग अमीर हैं, 2% कह दीजिए, और अमीर उतने जो कि वर्ल्ड में किसी भी अमीर से ज़्यादा अमीर, तो वो तो बहुत सारी देश की आबादियों से ज़्यादा है। तो उन लोगों को क्यों वंचित करते हैं हम एडवांस टेक्नोलॉजी से? लोगों को बाहर जाना पड़ता था कभी, आज की डेट में खुश होकर बता सकते हैं कि बहुत कम लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए, ठीक है, आज की डेट में भारतवर्ष में ही। और शायद रिटर्न, मतलब बाहर से लोग मेडिकल टूरिज्म से, बहुत सारे लोग कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कई जगह से आज भारतवर्ष इलाज के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस बारे अवेयरनेस फैलाना, वो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना, और जो मिथ्याएं हैं, है ना, कि स्पाइन सर्जरी सेफ नहीं है, स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई जिंदगी भर आपको उसके साथ जीना पड़ता है, तो ये सारी मिथ्याएं हटाना भी तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ओके, अच्छा, अगेन जो नॉर्मल सर्जरी हम किस में कर रहे हैं, आपका नॉर्मल सर्जरी मतलब जो स्पाइन सर्जरी होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. एक होता है डिकम्प्रेशन, एक होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, और हर प्रॉब्लम का अलग इलाज होता है. ठीक है, तो नॉर्मल सर्जरी ही होती है. रोबोटिक जो है, रोबोटिक हो गया या ओ आर्म नेविगेशन हो गया, ये टेक्निक से बेसिकली जो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो पेडिकल स्क्रूज जो हमको स्क्रू लगा के काम करना होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो एक पार्ट है स्पाइन सर्जरी का, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब इसको आप कितना ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं या कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है. एज अ स्पाइन सर्जन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर मेरा स्क्रू एक्यूरेटली 100% जा रहा है अपनी जगह पे जहाँ उसको जाना चाहिए और कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं कर रहा है. स्पाइन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, राइट. थोड़ा सा भी 1-2 मिलीमीटर का हेयर फेयर बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है. तो अगर मेरे को वो टेक्नोलॉजी से मेरे को 100% श्योर हूं मैं कि मेरा काम सही हो रहा है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं. आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या नॉर्मल सर्जरी रोबोटिक से बेहतर हो रहा है. डेफिनेटली उसका आंसर है यस. वो इस तरीके से बेहतर हो रहा है. एक तो डॉक्टर विकास ने अभी बताया कि स्क्रू का एक्यूरेसी बढ़ जाता है. सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, बेसिकली हम लोगों ने सबने अभी सुनते होंगे की होल स्पाइन सर्जरी. तो रोबोटिक के आने के बाद की होल स्पाइन सर्जरी इतना आसान हो गया है कि जो हम की होल स्पाइन सर्जरी करने के लिए कि एक स्क्रू डालने के लिए पहले हमें 5 मिनट लगता था, तो वो अभी 1 मिनट भी नहीं लगता है रोबोटिक के द्वारा. और जो चीरा लगता है रोबोटिक के द्वारा वो और कम हो जाता है. इससे क्या है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो मरीज़ को दर्द होता था, वो दर्द बहुत ही मिनिमल हो जाता है. पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम की होल सर्जरी करते थे, सर्जन को और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर होता था. हम सबको पता है एक्सरे एक्सपोजर से कैंसर्स हो सकते हैं. बहुत ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जो कैंसर से जूझते हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता था, मरीज़ के भलाई के लिए हम जब की होल स्पाइन सर्जरी कर रहे, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रेडिएशन दे रहे. मरीज़ के लिए वो एक टाइम सर्जरी है, मेरे लिए वो दिन में 4 बार रिपीट हो रहा है. तो मैं रोबोट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए रेडिएशन उतना ही कम हो रहा है. और सर्जन्स में इसके कारण कैंसर्स की जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है. तो सर्जरी का ऑलवेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो डू नो हार्म, वो हम रोबोट से अचीव कर पाते हैं. किसी को हम जितना है उससे कुछ खराब ना करें, वो अचीव कर पाते हैं. और जल्दी रिकवरी करे और जल्दी अपने काम पे वापस जाए, वो हम रोबोट के द्वारा अचीव कर पाते हैं. इसमें इससे अलग-अलग पहले कि डॉक्टर साहब जवाब दें, खाली मैं जो पुराना आपका प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा. आज से 40 साल पहले आपने सुना था इसका, कभी देखा था? ठीक है, शायद 40 साल पहले आप लोग कहीं होंगे नहीं. ठीक है, अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में था, फ़ोन करना था तो आपको 24-24 घंटे पहले कॉल बुक करनी पड़ती थी और फ़ोन के उधर लाइन में खड़े पड़ना पड़ता था 3-3, 4-4 साल. शायद सुना होगा आप लोग ने. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने आज कैसे रिफॉर्म किया है. ठीक है, आज रोज़ नया, कल को ना बैंक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की ज़रूरत, सब कुछ आप एक छोटे से औजार से कर सकेंगे. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का नुकसान बहुत कम देखा गया, देखा है आप लोग ने. तो सिंपल कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बट जो एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी ने लाई हैं, जैसे मोबाइल ने लैंड फोन से लाई हैं, वही शायद रोबोटिक्स आज की डेट में स्पाइन में. दूसरा, अगर आप देखें तो रोबोटिक्स आज एवोल्यूशन के फेस में. ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, आज से 5 साल बाद तो शायद रोबोटिक्स पूरा ट्रांसफॉर्म. आप लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे सुना, उसके बेनिफिट्स के बारे सुना. तो ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मैरिज होने वाली, हो ही रही है.
सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे रोबोटिक्स से आप उपचार बेहतर कर सकते हैं, वो भी आज तो इसके लिए तो बातें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है, इसके बारे तो कोई शक की बात नहीं। दूसरा, आज अगर हमें कोई उपचार लेना है तो क्या हम बेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर नहीं रिलाई करेंगे? अगर हम करेंगे तो हमें अपने पेशेंट्स को उनसे क्यों वंचित करना, उनको वो क्यों नहीं ऑफर करना? हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये सुविधा है, अब फिर उन पे है इन्फॉर्म्ड कंसेंट से वो जैसे फैसला करें उसका इस्तेमाल करना चाहें कि ना करना चाहें। तो इसके बाद जितेश आपके सवाल का जवाब दें। जो सॉफ्टवेयर रोबोट में होता है उसमें मल्टीपल मशीन्स यूज़ होती हैं। पेशेंट को जिस टाइम पे ऑपरेशन के लिए लिया जाता है तो ऑन टेबल हम एक सीटी स्कैन करते हैं। एक सबसे बेहतर एडवांटेज सीटी स्कैन का ये है कि जो नॉर्मल रेडिएशन एक सीटी स्कैन में होता है, इसका जो रेडिएशन डोज है वो 1/10 होता है, तो इससे पेशेंट को भी कम रेडिएशन मिल रहा है। सो पेशेंट को ही नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे स्टाफ को, बिकॉज जिस टाइम पे ये सीटी स्कैन होता है स्टाफ एक्चुअली ऑपरेटिंग रूम के बाहर निकल जाता है, तो उससे जो रेडिएशन हमारे बाकी स्टाफ को मिल रहा है वो भी कम हो जाता है, हमें भी कम हो जाता है, एंड मरीज को भी कम मिल रहा है। जब ये सीटी स्कैन होता है ये मशीन के अंदर रोबोट के फीड किया जाता है, जिससे कि रोबोट को पता चलता है ये एरिया है जहाँ पे हमें सर्जरी करनी है, और हमें क्या सर्जरी करनी है, किस तरीके से स्क्रू डालना है, वो हम रोबोट को बताते हैं कि ये इस तरीके से डालना है। तो रोबोट जो स्पाइन के अंदर है ये एडेड टेक्नोलॉजी है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सर्जन कहीं कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है, बट एडेड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग ही एग्जीक्यूट करते हैं, रोबोट हमें मदद करता है उस एग्जीक्यूशन में। तो ये जो हमने रोबोट को बताया है कि हमें इस तरीके से स्क्रू डालना है, वहाँ पे वो अपना हाथ उस एंगल में लेके चले जाता है, हम सर्जन खुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इससे जो हमारा फिडल फैक्टर होता है हाथ में, तो हर एक सामान्य मनुष्य को 40 माइक्रोमीटर्स के ट्रेमर होते हैं, विच इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। तो ये जो 40 माइक्रोमीटर का ट्रेमर है कम होकर 4 माइक्रोमीटर बन जाता है रोबोट से। तो आज के डेट में अगर मेरी माँ मेरी बहन, आपकी माँ आपकी बहन है, तो जिससे भी मैं एक्यूरेसी बढ़ा सकता हूँ, तो ये एक हम लोग का एम है, एक हम लोग की ये कोशिश है कि 100% एक्यूरेसी तक ये मशीन्स को लेके हम पहुँच सकें। और रोबोट का मतलब जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते हैं, इसमें एक स्पेशल मशीन होती है जिसको नेविगेशन बोला जाता है, जिसके थ्रू रियल टाइम में हम क्या कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। जिस टाइम पे स्क्रू वर्टिब्रे के अंदर, हड्डी के अंदर जा रहा होता है, तो कहाँ से वो जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से सर ने बोला, मेजर जो पॉपुलेशन इंडिया का है, क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है और हम कैपिटल में बैठे हैं, तो हमें आपका सहयोग चाहिए ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि हम लोग आज के डेट में काफ़ी एक्यूरेट सर्जरीज कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। एज सर टोल्ड 95 to 98% ऑफ द केसेस जो हैं वो बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी से मरीज़ पैरालाइज हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता, इसको तोड़ने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि आज के डेट में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इनको यूज़ करके किस तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, उसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी है, तो जो नॉर्मल अडल्ट्स में जो बेसिकली 20 साल है, 40 साल है, इसमें जो हम जब करते हैं, जो नॉर्मल सर्जरी करते हैं, उसमें इतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी का। लेकिन जब बच्चों में हम सर्जरी करते हैं, बच्चों में सारी चीज़ें छोटे छोटे होते हैं। जो हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्क्रू डालते हैं पेडिकल, तो उसमें जो अडल्ट में यूजुअली वो 6 से 8 मिलीमीटर का होता है, तो बट देन बच्चों में वो 2 मिलीमीटर का भी हो सकता है, बच्चों में वो 3 मिलीमीटर का भी हो सकता है, बच्चों में वो 4 मिलीमीटर का भी हो सकता है। तो जब हम रोबोट यूज़ करते हैं तो उसी छोटे कॉरिडोर, मतलब छोटे स्पेस में हम एक्यूरेटली स्क्रूज डाल सकते हैं। जैसे हमने हमारे इंस्टीट्यूट में एक सबसे छोटा बच्चा आज तक का हमने जो ऑपरेट किया, वो 1 साल 9 महीने के बच्चे का सर्जरी किया, जो टीबी होने के कारण, जो जैसे इंडिया में आजकल टीबी एरेडिकेशन बहुत जोरों से चल रहा है और एरेडिकेट हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हम टीबी स्पाइन के केसेस बहुत देखते हैं। ये बच्चा 1 साल 9 महीने का बच्चा था, जिसको टीबी स्पाइन होने के कारण उसका पूरा स्पाइन बेंड होके उसके पैर काम नहीं कर रहे थे।
तो हम ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसे छोटे से छोटे बच्चों का सर्जरी जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था वो भी हम कर पाते हैं सेफली। खाली इसका एक जवाब और मैं देना चाहूँगा, सॉरी, इससे पहले कि आपने पूछा कि क्या बच्चों में और बुजुर्गों में स्पाइन सर्जरी सेफ होती है। फिर मैंने पहले भी बताया था, दोबारा दोहराऊंगा, जब स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत हो तो ना करना कहीं 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 ज़्यादा अनसेफ होता है ना कि करना। और आज टेक्नोलॉजी से स्पाइन सर्जरी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम आदमी हो, स्पाइन सर्जरी सेफ है। ये मिथ्या को कृपया समाज से हटाने के लिए जो हमारे एंडेवर हैं उसमें सहयोग दीजिए, क्योंकि इस मिथ से शायद सबसे ज़्यादा अनसेफ्टी समाज में फैल रही है। तो ये मिथ्स हैं, इनको हटाने में हम सबकी मदद कीजिए। अब आप अपना सवाल पूछिए। Major cause of what? तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आजकल जैसे जैसे इट इज़ सेड दैट सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। ज़्यादातर लोग बैठने वाला जॉब कर रहे हैं, सिटिंग जॉब है, आईटी कंपनीज़ में लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उठने बैठने का तरीका सही नहीं है, वो एक कॉज हो सकता है। कंजेनाइटल होता है, कंजेनाइटल वो जब शरीर की बनावट ही बच्चों में टेढ़ी रहती है तो उससे भी स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के कॉम्प्लेक्स एक बच्चे में होते हैं जिसके कारण स्पाइन के कॉम्प्लिकेशन, स्पाइन की दिक्कतें उनमें एडिशनल होती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम बचपन में हमारे टाइम के ऐसा होता था कि हर कोई 1-1 घंटा 2-2 घंटा खेलने जाता था। अब वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसकी वजह से खेलना कूदना थोड़ा कम हो गया है जिसके कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जैसे जैसे आराम बढ़ रहा है, एक्सरसाइजेस कम हो रही हैं, स्पाइन की सर्जरी, स्पाइन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मोटी मोटी बात है कि जो स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला ट्रॉमा, चोट लगने के कारण दिक्कत आ गई रीढ़ की हड्डी में। दूसरा कंजेनाइटल यानी पैदाइशी कोई प्रॉब्लम आ गई। तीसरा इन्फेक्शन, कोई टीबी हो गया या कोई और प्रकार का इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। चौथा डिजेनरेटिव, यानी कि जो उम्र के बदलाव हैं, जैसे जैसे एज होती है उस तरह से। और पांचवा ट्यूमर, कोई कैंसर किसी प्रकार का स्पाइन में आ गया तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे कॉजेज होते हैं स्पाइन। एक कारण और ऐड करना चाहूँगा जो कि मैकेनिकल कारण है ना। आज विश्व भर में स्पाइन की प्रॉब्लम्स एक एपिडेमिक की तरह फैली हुई। ये कहना चाहूँगा कि कोविड के पैंडमिक के बाद पैंडमिक की तरह फैली हुई। कोविड के दौरान सब घर में, जो थोड़ा बहुत बाहर घूमने का था वो भी बंद, और वर्क फ्रॉम होम एक नई बीमारी जिसमें बिस्तर में बैठ के गलत पोस्चर्स में। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, पैंडमिक की तरह इस तरह फैली हुई है क्योंकि लाइफस्टाइल्स चेंज हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, पोस्चर्स ख़राब हैं, और उसी के कारण ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो स्पाइन की हैं वो एक महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। स्पाइन इंजरी से बचे कैसे, ये सबसे अच्छा सवाल है आज का, बिकॉज प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। स्पाइनल इंजरी जो है ना एक बहुत डिवास्टेटिंग इंजरी है, विच कैन एक्चुअली मतलब आपको ज़िंदगी भर के लिए बिस्तर पे ला सकता है, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर सकता है। सो प्रिवेंशन से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और इसीलिए हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाते हैं। मकसद क्या है, सिर्फ ये अवेयरनेस करना कि प्लीज़ ट्राई टू प्रिवेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, बिकॉज दे आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग इंजरीज। गर्दन में चोट लग गई, नीचे का हिस्सा पूरा चला जाता है, कुछ नहीं हिलता, ना महसूस होता, ना मलमूत्र का कुछ पता लगता है। उसी प्रकार अगर नीचे वाले हिस्से में चोट लगती है तो पैर चले जाते हैं और नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और काम नहीं करता, और ये दिस कुड बी फॉर एवर, राइट। तो इंजरी प्रिवेंशन is at multiple levels. Road traffic accident is the most common cause of
spinal cord injury, followed by fall from heights, followed by trivial falls also at home, followed by violence on the streets. So all these are the causes. So prevention पे जब आते हैं तो road traffic, हम खुद ही रेड लाइट जंप करने में सबसे तेज रहते हैं. So we should not do that, right? We should try to follow the traffic rules which are very important and they are for our safety. सीट बेल्ट की बात हुई थी, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, किसके लिए? अपने लिए ना, हम वो नहीं करें. हेलमेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सरकार बोल रही है, पर हमें सुनना भी तो होगा ना. सो ऑल दीज आर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिमिलरली व्हेन यू मूव डाउन टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, अब घर में पानी ना हो, टॉयलेट जो है वो थोड़ा सूखा रहे, फिसल के चोट लगती है, सीढ़ियों पे ध्यान रखना, रेलिंग लगी हो नीचे तक पकड़ के उधर सके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दीज आर द प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज. एम आई राइट सर? तो ये, हाँ जी, वो बताएंगे. खाली जो स्पाइनल इंजरी से ना आम जो लोग सोचते हैं, कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम को स्पाइनल इंजरी कहते हैं ना. अगर वो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, उसको तो दो तरह की है. जो डॉक्टर विकास टंडन बता रहे थे वो ट्रोमैटिक स्पाइनल इंजरीज, चोट लगने से रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आने से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स और ब्रेन के सेल्स दोबारा से जीवित नहीं होते अगर मर जाएं तो. जख्म यहाँ होता है वो भर जाता है, पर स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स दोबारा से होते नहीं. तो अगर दो शब्दों में बोलना है कि कैसे बचना है स्पाइनल इंजरी से, तो नियमों का पालन कीजिए. ठीक है? कितने लोग नियमों का पालन करते हैं, है ना? वो पालन करने से आप सारे, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, चाहे फॉल फ्रॉम हाइट्स हैं, चाहे वायलेंस हैं, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी हैं, चाहे डाइविंग एक्सीडेंट्स हैं. ठीक है? आज की डेट में हमारे अस्पताल में 2 जवान लोग, ठीक है, दोनों 20 साल की उम्र में, ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज लेटे हुए हैं, क्योंकि एक ने सहस्त्र धारा में डाइव मारी, पानी डीप नहीं था, और दूसरा वाटर पार्क में डाइव मार के, पानी शैलो हो, डाइव मारो, गर्दन में चोट, ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज. तो अगर नियमों का पालन करें तो हम इनसे सबसे बच सकते हैं. जो आपका सवाल था कि कोई एक केस एग्जांपल, डॉक्टर गुरुराज. ऐसे तो अनेकों केस होंगे, लेकिन जैसे उन भाई साहब ने पूछा था कि बच्चों का सर्जरी क्या सेफ़ है, तो जैसे कि बच्चों का सर्जरी बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें ब्लड इतना कम होता है कि हम ज़्यादा ब्लीडिंग का भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हार्ट के रिजर्व्स कम होते हैं, तो इसमें हमें प्रिसीजन सर्जरी बहुत ज़रूरत होता है. तो जैसे मैंने एक बच्चे का एक्सप्लेन किया कि ये शायद दुनिया में ही सबसे छोटा बच्चा है जिसका हमने सर्जरी किया स्पाइनल टीबी के डिफॉर्मिटी के लिए. तो ये 1 साल 9 महीने का बच्चा था. तो जो हमारे पास आया कि वो उसके पैर काम नहीं कर पा रहे और यूरिन और स्टूल का कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तो उनका जो स्पाइन है बेंड हो गया था लगभग 140 डिग्री के करीब करीब. तो हमने इस बच्चे का ऑपरेशन किया और ये सारे हमने कंप्यूटर गाइडेड और रोबोटिक के टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और एक न्यूरो मॉनिटरिंग करके एक मशीन होती है जिससे हम ऑपरेशन के दौरान कंटिन्यूसली नसों को मॉनिटर कर सकते हैं. तो इन नए टेक्नोलॉजी के दौरान जिस बच्चे को ऑपरेट किया तो हम एक्यूरेटली इसमें स्क्रूज प्लेसमेंट कर पाए. वो 140 डिग्री का स्पाइन को हम वापस लगभग 50-60 डिग्री के करीब लेके आ पाए, जो यूजुअली नॉर्मल होता है. और वहाँ से आज बच्चा सिर्फ चलना छोड़िए, आज डांस भी कर रहा है, खेल रहा है, साइकिल चला रहा है. तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम पेशेंट्स को या आपको इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल पाए कि हम इन टाइप के सर्जरीज में भी हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे. तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत मतलब बेटर सर्जन बनाया है और हम बेटर को बेस्ट कर पा रहे हैं. ओके, तो मैंने खुद जैसे हमने सब ने एक स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ था. जैसे एक आर.के.पुरम सेक्टर 4 में एक स्कूल है, तो मैंने खुद वहाँ पे लगभग 900 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की. तो उसमें
हमें जो डाउटफुल आए तो उसमें कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स को हमें डाउटफुल लगा, तो उसमें बहुत बेसिकली, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, पेरेंट्स से पहले हमें कंसेंट लेना पड़ता है एग्जामिन करने से पहले स्कूल्स में, और एक बार हमें डाउटफुल आएगा तो फिर पेरेंट्स को वापस हमें फॉलोअप करके उनका एक्सरेज करके देखना पड़ता है। तो सक्सेसफुली जो जिनके बारे में हमें डाउट भी नहीं था, एटलीस्ट हम 3 बच्चों में स्कोलियोसिस का बीमारी को पकड़ पाए इन 900। तो जैसे डॉक्टर विकास पहले ही बता रहे थे, ये लगभग 2 से 3% लोगों में होता है, एंड स्पेशली लड़कियों में बहुत कॉमन होता है। सिम्टम्स मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप देखोगे तो एक शोल्डर ऊपर नीचे दिखेगा, तो दोनों शोल्डर जो लेवल पे होना चाहिए, एक शोल्डर ऊपर नीचे दिखेगा, या आप जब पीठ के तरफ से देखोगे तो एक पार्ट हमारा चेस्ट का उभरा हुआ दिखेगा, एक पार्ट अंदर दिख सकता है, और हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट में भी ये हो सकता है कि एक पार्ट बाहर को दिखे, एक पार्ट अंदर की तरफ दिखे। और जब हम स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने सारे बच्चों में करके देख सकते हैं, उनको हम बेंड करें, और जब वो ज़मीन के लिए पैरेलल हो जाते हैं तो हम उनको उसी डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करें, तो कोई भी चेस्ट वॉल एक ऊपर नीचे दिखे तो हम स्कोलियोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये धारणा मत रखिएगा कि ये डिफॉर्मिटी खाली कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है। ख़ास तौर से जब यंग बच्चों में डिफॉर्मिटी हो, तो जो हमारी छाती बच्चों में 5 से 10 साल में बड़ी होती है, जैसे सारी हड्डियां बड़ी होती हैं, तो अगर डिफॉर्मिटी के कारण वो नॉर्मल साइज़ ना पहुंच सके तो अंदर जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे लंग्स हैं चाहे हार्ट हैं, उन पे असर होता है, और फिर आगे चल के इन बच्चों में रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर भी होता है। तो अगर ख़ास तौर से यंग एज में जिनमें शुरू होती है, उनमें मॉर्बिडिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी, कॉस्मेटिक खाली नहीं रह जाती प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि जब आप नेग्लेक्टेड डिफॉर्मिटीज़ हों तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती। खाली एक पहला सवाल था, उसका मैं और थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज सब आप लोग ये धारणा मत लेके जाइएगा कि स्पाइन का मेन इलाज सर्जरी होती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट शायद स्पाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर कंपोनेंट का मैनेजमेंट का उतना ही योगदान होता है, ठीक है। तो मतलब सर्जरी एक छोटा कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट का। तो जैसे कि आपने पूछा स्पाइनल इंजरी का, और स्पाइनल इंजरी में हुई तो आपने रीढ़ की हड्डी फिक्स कर दी, बट अगर वो कंप्लीट इंजरी है तो ज़िंदगी भर पैरालाइज रहेगा इंसान। तो उसको कैसे उस पैरालिसिस के बावजूद नॉर्मल लाइफस्टाइल पे लाना है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन से उसको लाना पड़ता है। तो प्रिवेंशन से पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रिहैबिलिटेशन भी। तो सर्जरी एक छोटा कंपोनेंट होता है, बाकी भी। और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में आपने बोला उदाहरण का, ठीक है, 10 साल की बच्ची पार्क में खेलने गई, झूला टूट गया, गिरी, गर्दन में चोट लगी। अब स्पाइनल इंजरी जितनी ऊपर हो उससे नीचे का पूरा पैरालाइज हो जाता है। तो दूसरे मनके में दूसरे वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, उसके नीचे पूरा पैरालाइज्ड, कुछ भी नहीं चल रहा। सांस के लिए भी वेंटिलेटर पे, क्योंकि तीसरे, चौथे और 5वें सर्वाइकल जो नर्व्स हैं उससे आपका डायफ्राम चलता है। छाती के मांसपेशियाँ नीचे के नर्व से चलते हैं। तो आप सोचिए ऐसे बच्चे, परिवार पे कितना बड़ा हादसा। तो पहले किसी दूसरे अस्पताल से आए तो वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से दूसरे स्पाइन के वर्टिब्रा को फिक्स किया गया ताकि उसमें मूवमेंट बरकरार रहे, नहीं तो पीछे से फिक्स करते तो मूवमेंट कम हो जाती है। अब उसको जब हाथ ही नहीं हिल पाते तो रिहैबिलिटेट क्या करेंगे। तो फिर हमारा रिसर्च प्रोग्राम जो चल रहा था एपिड्यूरल स्टिमुलेशन का, उसमें वो एनरोल होके आज की डेट में वो एपिड्यूरल स्टिमुलेशन से खा सकती है, लिख सकती है, सारा कुछ कर सकती है। अब बच्ची वेंटिलेटर पे, तो उसके लिए डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन की टेक्नोलॉजी आज इंडिया में
आम अवेलेबल नहीं है, बट उसके लिए हमने कई केस किए हैं बाहर से, खास FDA अप्रूवल से इम्प्लांट मंगवा के। जो पायनियर हैं, जो रेमंड ऑन्डर्स क्लीवलैंड से, उनकी वो वर्चुअल असिस्टेंस से उसमें डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन इम्प्लांट किया गया, तो आज वो वेंटिलेटर से बाहर निकल चुकी है। तो 2 साल की बच्ची जो 10 साल पहले शायद जल्दी ही, है ना, दूसरे विश्व युद्ध में जब स्पाइनल इंजरी का उपचार नहीं शुरू हुआ था, 90% स्पाइनल इंजरी के लोग 1 साल के अंदर भगवान को प्यारे हो गए, और खाली 1% 20 साल तक जी पाए थे। तो इससे ना खाली मॉर्बिडिटी होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग चोट्स होती हैं। तो टेक्नोलॉजी से आज वो बच्ची ना खाली खा पी पा रही है, वेंटिलेटर से बाहर निकल पा रही है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अहम योगदान है। एग्जाम्पल्स देना चाहें तो यहाँ जो बैठे हैं आपको मतलब 1 साल तक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। आपका कन्विंस होना कि सही उपचार ये ऐसी डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ज़रूरी है। हमने एक स्टडी की, हमने पब्लिश किया, नेग्लेक्टेड ट्रोमैटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जो अस्पताल लेट पहुंचते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट मिलता नहीं, ठीक। तो उसमें से 25% लोग 1 महीने के बाद अस्पताल पहुंचे, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंचेंगे ही नहीं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स पहुंचती हैं यही तो। और जो आम कारण क्या था उसका, ये नहीं कि फाइनेंशियल, पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मेन कारण था लैक ऑफ अवेयरनेस। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे स्पाइनल इंजर्ड के लोगों को ऑपरेट कर दिया जाता है और घर भेज दिया जाता है बिना रिहैबिलिटेशन के, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है प्रोफेशनल्स में कि ये नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। तो वो अवेयरनेस फिर बता रहा हूँ फैलाना आप लोग का उसमें बहुत अहम योगदान। क्या पाई जाती? आपका सवाल एक बार वापस से दोहराएंगे? जी जी। तो इसमें 2 तरीके से देखा जाता है कि बच्चा कितनी जल्दी हमारे पास इलाज करवाने आ रहा है। कुछ बच्चों की डिफॉर्मिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसके लिए हर एक को सर्जरी की ज़रूरत हो। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है, उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। इससे ये जैसे कि मैंने पहले भी ये एडवांटेजेस बताए थे कि रोबोटिक सर्जरी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी नेविगेशन सर्जरी से एक्यूरेसी बढ़ती है स्क्रू की। तो उससे एक 70-75 साल के अगर बुज़ुर्ग हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एक बच्चे को, अगर उसके कॉम्प्लिकेशन रेट हमने परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अगर कम किए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। डिफॉर्मिटी करेक्शन बच्चों में ज़्यादा बेहतर होता है अगर हम ये टेक्नोलॉजी लेते हैं तो। ब्लड लॉस कम होता है, सर्जरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड लॉस, लेंथ ऑफ स्टे, इन्फेक्शन, वो सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी से बेहतर हो सकती हैं। ओके, आपका लास्ट में से पहले मैं आपको बोलना चाहूँ कि जितना जल्दी हम स्पाइन सर्जरी करते हैं उतना ही चांसेस होता है हमें रिवीजन, मतलब दोबारा उनमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। तो स्टार्टिंग में जब बोला 1955 में जब हमारा स्कोलियोसिस का सर्जरी शुरू हुआ, उस टाइम पे जो सर्जरी हुआ उसमें ऐसा होता था कि 60-70% लोगों में दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि स्क्रू फेल कर रहे हैं या वो डिफॉर्मिटी, मतलब जो स्कोलियोसिस बेंड है बढ़ता जा रहा है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों में स्पेशली, क्योंकि जितना जल्दी हमने सर्जरी किया, जितना अभी भी उनमें ग्रोथ हो रहा है, तो उतना ही रिवीजन सर्जरी का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम अच्छे से प्लान करके उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए तो फिर इसको हम रिवीजन सर्जरी से बचा सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों में। एंड आपका सवाल, लास्ट मैसेज मेरे तरफ से ये है कि जब भी स्पाइन के मामले में या नर्व्स के मामले में बात आती है तो इट इज़ नॉट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि मैं बोलना चाहूँगा प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका क्योर ही नहीं है। तो
डेफिनेटली whenever it comes to spine related elements, स्पाइन के बीमारियों के बारे में बात आती है, तो हम कोशिश करें कि जितना हो सके उतना उनको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें, ना कि हम उसको ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें. थैंक यू. एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा जो आपने सवाल किया उस पर. जैसे बोला रिपीटेडली ये बोला जा रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आई विल जस्ट लाइक टू गिव दिस मैसेज कि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का सिटिंग जॉब है. जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हों, हेल्दी लाइफ रखें. जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट फॉर्म है वॉकिंग. ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप करेंगे तो उससे आपकी मसल्स टोन रहेंगी, स्पेशली कोई एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत नहीं होगी. उसके साथ साथ जब आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वर्क अर्गोनॉमिक्स को फॉलो करिए. आपकी टेबल कैसी है, आपकी चेयर कैसी है, आपका कंप्यूटर कैसा है, हाइट कैसा है, आर्म सपोर्ट है कि नहीं. अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो जो आपकी बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका इंसिडेंस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा. तो वंस वी स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस, बिकॉज आज के डेट में सिटिंग जॉब को चेंज नहीं किया जा सकता, हर प्रोफेशन में हो. आज डॉक्टर भी हम बैठ के ओपीडी में जब घंटों तक पेशेंट देखते हैं बैठ के ही देख रहे हैं हम. आईटी प्रोफेशनल्स भी बैठ के कर रहे हैं, आप भी बैठ के ही काम कर रहे हैं. तो इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसको चेंज कर ना किया जा सकता तो, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जा सकता है जो कि प्रॉपर वर्क अर्गोनॉमिक्स को फॉलो करके किया जा सकता है. तो ईटिंग हैबिट सुधारें, वेल बैलेंस डाइट रखें, जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज करें, बैठने के तरीके को सुधारें. आज के डेट में डॉक्टर्स कई वीडियो डालते रहते हैं अपने वर्क अर्गोनॉमिक्स को लेके, अगर उसको फॉलो करते हैं, वज़न किस तरीके से उठाना है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ना उठाएं, तो ये सारी चीज़ें करते करते डेफिनेटली ओवरऑल जो ये सारे इंसिडेंट्स हैं पैथोलॉजीज है स्पाइन के, ये कम होने लगेंगे. सर जनरली हम जो रेकमेंड करते हैं वो हमने सर से ही सीखा हुआ है कि 3 to 4 किलोमीटर्स की ब्रिस्क वॉकिंग हम बोलते हैं 30 to 40 मिनट्स. तो जनरली इफ़ यू आर एबल टू अचीव दिस तो उससे यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस हेल्दी स्पाइन. ओके, आज का मेन जो हमारा मिलने का कारण है वो ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस नंबर 1 एंड गोइंग विद द नोशन दैट प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर. So ये दो पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेंशन वट एवर यू आर वेर एवर यू आर पब्लिशिंग इट. नंबर 1. नंबर 2, टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस. इफ़ यू सी कि टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है टू मेक स्पाइन सर्जरी सेफ. नाउ द आइडिया ऑफ मेकिंग इट सेफ इज़ टू ऑब्वियसली हैव बेटर रिजल्ट्स, राइट. सो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ लाइक न्यूरो मॉनिटरिंग हो गया, जो बात हुई जिसके बारे में कि हमको पता रहता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी, सो वी आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग देयर. देन ओ आर्म नेविगेशन हो गया या फिर रोबोटिक्स हो गया. दे मेक योर लाइफ मच ईजियर. लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर हमको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, हम गाड़ी पहले चलाते थे नॉर्मल गाड़ी, ठीक है, तो हमको रास्ता अगर पता नहीं होता था हम क्या करते थे, लोगों से पूछते रहते थे, अरे क्राउड प्लेस का रास्ता कैसे है, अरे सेंट्रल मार्केट का रास्ता कैसे है. अभी गूगल मैप डालते हैं, हम वहाँ को जहाँ हमको पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं. सो टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड आवर लाइफ, इट हैज़ मेड आवर लाइफ बेटर. द कार्स आर मच मच बेटर. उसके ऊपर अब टेस्ला आ गई. टेस्ला में तो गूगल मैप भी नहीं डालना, बस बैठ जाना है एंड इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी हैसल. सो आप ये कह सकते हैं कि पहले की जो सर्जरीज थी जो अच्छी थी वो मारुति 800 टाइप की थी, बट चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, ठीक है. अभी गूगल मैप से हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारा नेविगेशन है, हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस मेक्स आवर ड्राइविंग ईजियर एंड सेफ, राइट. टेस्ला इज द रोबोट which is the most advanced thing, right? So that is the whole thing I want to leave. अवेयरनेस की बात की थी तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर लोगों को ये ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, न्यूरोसर्जरी के पास जाएं. तो मेरी तरफ से एक अवेयरनेस है, जिसके पास भी जाएं ही शुड बी ट्रेन्ड इन स्पाइन. नॉट ऑल न्यूरोसर्जन्स, नॉट ऑल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर ट्रेन्ड इन स्पाइन. जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है हु इज़ ट्रेन्ड इन स्पाइन, जो न्यूरोसर्जन है हु इज़ ट्रेन्ड इन स्पाइन, उनके पास जाना चाहिए. और स्पाइन की कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हों तो किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें. हाँ, शायद अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो ज़रूरी नहीं है ऑर्थोपेडिक्स पे पहुँचते, एक फैमिली फिजिशियन के पास सबसे पहले पहुँचते हैं लोग, है ना. तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस ना खाली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या न्यूरो सर्जन्स में बट हर डॉक्टर में होनी चाहिए. तो मेन मैसेज अगर उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए सबका अगर हमें समरी देनी है तो एक स्पाइन की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है.
तो सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट इंसान की स्पाइन की है। जुकाम, आम जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम सबसे आम है। 10 में से 8 लोगों में स्पाइन की प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर तंग करेंगे। ठीक, स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे हमने बात की। दूसरी बात, तीसरी, इसके सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि जैसे कि बताया कि अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, अगर 2 शब्दों में बोला जाए तो एक अच्छी जीवन शैली से, हेल्दी लाइफस्टाइल से स्पाइन की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है, अगर स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनमें से अक्सर सारे, बहुत सारों में 95 से 97% लोगों में कंजर्वेटिव मेथड से ही उसका उपचार किया जा सकता है। 3 से 5% में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आज स्पाइन सर्जरी सेफ है। और सेफ को अगर देखा जाए तो ना करने में कहीं ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना कि करने में। तो अगर ये अवेयरनेस फैलाई जा सके